हरियाणा की राजनीति में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव का साइड इफेक्ट दिखने लगा है क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा की राजनीति में मजबूत दखल रखने वाली कांग्रेस की नेता किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं आज, और इसी के साथ हरियाणा में कांग्रेस का एसआरके ग्रुप टूट गया है। हरियाणा की राजनीति में इस दल बदल का क्या असर होगा, नीरज पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में दल बदल का दौर शुरू हो गया और कांग्रेस को झटका देते हुए विधायक किरण चौधरी बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। किरण ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा, हरियाणा में पार्टी पर पिता पुत्र ने कब्जा कर लिया है। अपना घर जब कोई छोड़ता है तो उसके पीछे कोई बहुत बेसिक कारण होते हैं। कांग्रेस में आपका कांग्रेस से अलग होने के पीछे क्या कारण है? कई बार इस तरह के हालात बन जाते हैं। हरियाणा के अंदर जो है वो एक ही मतलब व्यक्ति के ऊपर, जो मैं और मेरी नीति के ऊपर सारा काम चलता है। आज के दिन जो पदासीन हैं हरियाणा में, उनको ये बात भाती नहीं है, क्योंकि उनका तो मकसद ही ये है कि केवल वो ही अकेले वहाँ पर और उनके बेटे चमके, और तो कोई रहना ही नहीं चाहिए। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से हरियाणा में कांग्रेस के अंदर का हुड्डा विरोधी खेमा कमजोर हो गया। यहाँ हुड्डा विरोधी कैंप को एसआरके ग्रुप के नाम से जाना जाता था। एस का मतलब शैलजा, आर का मतलब रणदीप सुरजेवाला और के का मतलब किरण चौधरी। अब इस ग्रुप से के निकल गया है। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। देखो, कोई तो कारण है। उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके, जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। असल में इस चुनाव में किरण चौधरी बेटी श्रुति के लिए भिवानी लोकसभा सीट से टिकट चाह रही थी, लेकिन हुड्डा कैंप ने अपने करीबी को टिकट दिलाया। लोकसभा चुनाव में किरण शांत रही, लेकिन अब उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। किरण चौधरी अभी भिवानी के तोशाम से कांग्रेस की विधायक हैं। 2005 से ही किरण इस सीट से लगातार चुनाव जीत रही हैं और बीजेपी इस सीट से अब तक चुनाव नहीं जीत पाई है। तोशाम सीट पर किरण चौधरी के परिवार का ही दबदबा रहा है। माना जा रहा है कि किरण चौधरी को बीजेपी या तो राज्यसभा भेज सकती है या फिर वो एक बार फिर इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया कह रहे हैं, किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के आने या जाने से कोई झटका पार्टी को नहीं लगता। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, आपने सालों तक देख लिया। उसमें भजन लाल जी भी गए थे, बंसी लाल जी खुद गए थे, बंसी लाल जी वापस भी आए थे। तो इसी प्रकार से ये झटका वटका कुछ नहीं दिखाया जाता है। सांप्रत हो सकता है उनकी खुद की नज़र से, उनके लिए आज की जो राजनीति का जो इक्वेशंस है हरियाणा कांग्रेस में, वो उनके सानुकूल न हो, तो उन्होंने अपना रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि निजी जागीर की तरह हरियाणा कांग्रेस चलाई जा रही है। कोई क्या कह दे ना कह दे, मैं उसके बारे में मैं नुक्ते चीनी, उनके विचार। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद हरियाणा की राजनीति में एक और नया समीकरण ये बन गया कि अब हरियाणा के तीनों लाल का खानदान बीजेपी के परिवार का सदस्य बन गया। पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल के परिवार से बेटे रणजीत चौटाला पहले से बीजेपी में हैं। भजन लाल के बेटे और बाकी परिवार के सदस्य भी बीजेपी में हैं। अब चौधरी बंसीलाल का परिवार भी बीजेपी में पहुंच गया। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व सीएम और जाट समाज के बड़े नेता रहे चौधरी बंसीलाल की बहू हैं। एक जमाने में हरियाणा की सियासत में इन्हीं तीनों लाल की तूती बोलती थी। अब भी ये तीनों लाल के परिवार वाले हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, वर्षों तक इन्होंने भले कांग्रेस में किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं।
हरियाणा में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की पार्टी में क्या भूमिका रहेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा। किरण चौधरी का अपने इलाके के अलावा प्रदेश के जाट वोटरों में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट न मिलने से काफ़ी नुकसान हुआ है। 2019 में जहां बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, वहीं इस बार महज 5 ही जीत पाई है। भाजपा का मानना है कि किरण चौधरी के आने से इसका सीधा लाभ विधानसभा चुनावों में मिल सकता है। और चलिए इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज, चुनाव होने हैं हरियाणा में और किरण चौधरी का तो प्रभाव भी माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए कितना बड़ा कैच है और कांग्रेस के लिए नुकसान कितना बड़ा है? देखिए, अभी कोई बड़ा नेता किसी पार्टी में आता है, किसी परिवार में आता है तो उसको फ़ायदा मिलता है। किरण चौधरी बड़ी नेता हैं, जाटों में अच्छी खासी पकड़ है और सबसे बड़ी बात यह है कि बंसीलाल की विरासत उनके साथ है और बंसीलाल वो नेता हैं जो जाटों के अलावा अन्य जातियों में भी अच्छा प्रभाव रखते थे। तो ऐसे में किरण चौधरी का कांग्रेस से निकलना, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना और उनके जो समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने नेता के साथ यदि भाजपा में आते हैं तो उसका फ़ायदा विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। वैसे भी जाटों में एक जो बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर थोड़ा सा रोष है, नाराजगी है, जिसकी भरपाई करने के लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया कि कोई एक जाट चेहरा लाया जाए भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे विजेंद्र सिंह दोनों भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के वापस कांग्रेस में जा चुके हैं। आज जेजेपी जो जाटों की पार्टी मानी जाती थी, दिग्विजय दुष्यंत चौटाला उसके नेता थे, अजय चौटाला उसके नेता थे, वो भी ऑलरेडी गठबंधन से बाहर जा चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय खासकर हरियाणा में जाट नेताओं की बहुत बड़ी कमी है, बड़े नेताओं की कमी है, बड़े चेहरों की कमी है। कैप्टन अभिमन्यु को छोड़ दें तो कोई एक बड़ा जाट चेहरा सामने नहीं है। रणजीत चौटाला को जरूर मंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में, लेकिन वो उतने प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ये है कि कुछ बड़े चेहरों को दूसरे दल से सही या जहाँ से भी सही भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए और विधानसभा चुनाव को लेकर एक सोशल समीकरण सेट किया जाए, एक सोशल इंजीनियरिंग की जाए जिसके चलते फिर से एक बार सरकार वापस लाई जा सके। क्योंकि अगर पिछला विधानसभा चुनाव आप देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 वाले चुनाव में आप देखें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से चुनाव हार गई थी। महज 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी और बाद में जेजेपी के भरोसे उनको 5 साल सरकार चलानी पड़े, कुछ इंडिपेंडेंट्स आए। तो अब भाजपा के सामने चिंता यही है कि किसी भी तरह से हरियाणा में अपनी सरकार की वापसी कराई जाए और उसके तहत ही किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी, और अभी ये शुरुआत है। मुझे लगता है अभी और भी कुछ बड़ी ज्वाइनिंग हरियाणा के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया नीरज, आपने बताया कि आखिर इसके मायने क्या हो जाते हैं, किससे फायदा और किससे नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। शुक्रिया आपका नीरज। देखिए, हरियाणा की बात हमने की, अब बात यूपी की राजनीति की कर लेते हैं। और देखिए, यूपी में हार की समीक्षा का दौर जारी है लगातार। अब समीक्षा उस सीट की हो रही है जिस पर हार की उम्मीद न तो बीजेपी को थी और ना ही सियासत के जानकारों को। अयोध्या जैसे फैजाबाद लोकसभा सीट में वो आता है, उस फैजाबाद में बीजेपी हार गई। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हार के कारणों की तलाश में जुटे हुए हैं और अयोध्या के गुनहगार खोज रहे हैं। भगवान राम की धरती अयोध्या इस पूरे लोकसभा चुनाव के केंद्र में रही। बीजेपी रामलहर के सहारे यूपी में जीत की स्क्रिप्ट लिख रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पार्टी अयोध्या में ही हार गई। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है। अयोध्या में जो हार मिली है उसने न सिर्फ बीजेपी को बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। अब बीजेपी इस हार की समीक्षा कर रही है और अयोध्या में इसकी तह में जाकर के बीजेपी ये जानना चाहती है कि जिस अयोध्या से देश जीतने की उम्मीद थी, आखिरकार बीजेपी उसी अयोध्या में कैसे हार गई। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह उम्मीदवार थे, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी से था। अवधेश पासी को 5,54,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,000 वोट, करीब 54,000 वोटों से बीजेपी ये सीट हार गई। हार की समीक्षा के लिए बीजेपी ने अलग अलग टीमें बनाई, जो बारीक से बारीक जानकारी जुटाकर रिपोर्ट बनाने में जुटी।
फैजाबाद लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इनमें से 4 सीटों पर चुनाव जीती थी, जबकि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे। इस बार लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं। लोकसभा चुनाव में मिले वोटों का विधानसभा वाइज विश्लेषण करें तो अयोध्या ही एकमात्र विधानसभा सीट रही जहां बीजेपी को बढ़त मिली। बाकी 4 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई और चुनाव हार गई। अयोध्या में बीजेपी को 1,04,671 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 1,04,000 वोट। मतलब ये कि जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां से तो बीजेपी को बढ़त मिली, लेकिन बाकी जो लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके थे, वहां पार्टी पिछड़ गई, जिसकी वजह से ये सीट हार गई। बड़ी बात ये रही कि साल 2019 में बीजेपी के लल्लू सिंह को जितने वोट मिले थे, इस बार उतने वोट भी नहीं मिले। जो अभी तक बातें सामने आ रही, उसमें जातीय गोलबंदी और समन्वय की कमी बड़ी वजह बनकर के उभरी है और जल्दी ही पूरी रिपोर्ट सामने आ सकती है। तो अब इस हार पर समीक्षा की जा रही है और ये खंगाला जा रहा है कि आखिर इसकी वजह रही क्या। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिषेक, पार्टी ने अब तक हार की जो समीक्षा की है उसमें क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं और जो मिला है उससे निपटने की क्या प्लानिंग है पार्टी की? शिरीन, देखिए, जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही, क्योंकि अभी समीक्षा चल रही है, 25 जून तक रिपोर्ट आने की संभावना है, मगर जो अभी तक फीडबैक के आधार पर मालूम पड़ रहा है वो जो इंटरनल कोऑपरेशन होता है, जो संगठन का कार्यकर्ताओं का सहयोग होता है, वो नदारद दिखा है। और उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और जो संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी सुनवाई ना होने से उनका मनोबल बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था, निराश था, उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एक बड़ी वजह ये है और दूसरी बड़ी वजह टिकट को लेकर के भी आई है। लल्लू सिंह का काफ़ी आंतरिक विरोध था, उसको दरकिनार करते हुए भी लल्लू सिंह को टिकट दिया गया, ये भी एक बड़ी वजह है। और इन सब के साथ में जो जातीय गोलबंदी हुई, जो शुरू हुई पश्चिम से, जो क्षत्रियों की पंचायत के बाद शुरू हुई और होते होते पूरब तक उसका असर गया। इसलिए ये भी बात सामने आई है कि एक पैटर्न में पश्चिम से पूरब तक लगातार एक पैटर्न में बीजेपी के वोट कम होते गए हैं और जातीय गोलबंदी उसकी एक बड़ी वजह बनकर के उभरी है। शिरीन, बिल्कुल, और इसी पर मंथन, विचार विमर्श लगातार किया जा रहा है। ठीक है, आप इस पर नजर रखिएगा अभिषेक। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार को लेकर पार्टी में मंथन लगातार जारी है और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और सीएम योगी की केमिस्ट्री की चर्चा हो रही है। कल पीएम मोदी वाराणसी गए थे, जहां सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों लगातार कार्यक्रम में साथ ही रहे। सीएम योगी ने मोदी का शानदार स्वागत किया, लेकिन इन तस्वीरों में भी विपक्ष कमियां खोज कर ले आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें मंगलवार शाम की हैं। सोशल मीडिया पर पीएम और सीएम की केमिस्ट्री चर्चा में है। वाराणसी के मंच पर मोदी और योगी गुफ्तगू करते नजर आए और फिर मंच पर योगी ने मोदी का इस अंदाज में स्वागत किया। जीत के बाद पीएम मोदी का वाराणसी में यह पहला दौरा था और बाकायदा स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की गई थीं। सभा के बाद पीएम मोदी गंगा आरती के लिए जब दशाश्वमेध घाट पहुंचे तो साथ में सीएम योगी भी थे। मोदी आगे आगे और योगी पीछे पीछे। जब मोदी ने गंगा मैया की पूजा की, सीएम योगी भी पास में खड़े थे। इसके बाद दोनों गंगा आरती देखने के लिए मंच पर बैठ गए। काफी देर तक दोनों यहाँ बैठे रहे और फिर पीएम मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंचे, जहां सीएम योगी भी पीछे बैठे नजर आए। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की केमिस्ट्री की चर्चा हो रही है तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसमें भी एंकर निकाल कर ले आए। संजय सिंह ने सुबह 10 बजे एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, केजरीवाल ने सही कहा था, ताजा वीडियो देख लीजिए। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को सुरक्षा कर्मियों से भी पीछे रखा। मोदी जी हारते हारते बचे, लेकिन योगी जी के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है वो योगी को हटाने की तैयारी है। केजरीवाल की बात कभी गलत साबित नहीं हुई, रुझान दिखने लगे हैं। असल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। इसका चुनाव नतीजों पर क्या असर रहा, ये तो समीक्षा का विषय है, लेकिन एक बात जो सच है वो ये है
कि यूपी में इस बार का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा, क्योंकि 80 में से 37 सीट अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती। बीजेपी को 33 सीट मिली, एसपी के सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट, जबकि बीजेपी के सहयोगी आरएलडी को 2 और अपना दल को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली। फिलहाल यूपी में मिली हार की पार्टी समीक्षा कर रही है और कारणों को समझने की कोशिश हो रही है कि वो कौन से फैक्टर्स रहे जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20-21 जून को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। करीब 84 विकास योजनाओं की सौगात घाटी को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा 20 और 21 जून को होने जा रहा है। इस पर नजर हमारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं, आज शिवसेना का स्थापना दिवस है और मुंबई में दोनों खेमे शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। शिंदे की शिवसेना खुद को असली शिवसेना बता रही है, तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को असली शिवसेना बता रहे हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में शक्ति प्रदर्शन के जरिए मकसद लोगों का दिल जीतना है। शिंदे हो या उद्धव, सबका एक ही कहना, हमारी है शिवसेना। आज शिवसेना अपना स्थापना दिवस मना रही। 19 जून 1966 को बाला साहेब ठाकरे ने एक राजनीतिक संगठन के रूप में शिवसेना की स्थापना की थी। इस बीच शिवसेना में कई नेता आए और कई नेता गए, लेकिन साल 2022 में बाला साहेब की बनाई शिवसेना में भूचाल आया और शिंदे की अगुवाई में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे साथी विधायकों और बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के सीएम बन गए और चुनाव आयोग ने असली शिवसेना शिंदे गुट को माना। लोकसभा चुनाव में दोनों दल आमने सामने थे। एक तरफ उद्धव महाविकास अघाड़ी के बैनर तले कांग्रेस और शरद पवार गुट वाले एनसीपी के साथ थे, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे शिवसेना के सिंबल के साथ बीजेपी और अजित पवार के एनसीपी के साथ महायुति में थे। मुकाबला हुआ जिसमें महाविकास अघाड़ी महायुति पर भारी पड़ा। 48 सीटों में से 30 सीट महाविकास अघाड़ी ने हासिल की, तो महायुति के हिस्से आई सिर्फ 17 सीट। लेकिन जिसमें शिवसेना यूबीटी ने 21 में से 9 सीट जीती, तो शिंदे की शिवसेना ने 15 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की। सीटें ज्यादा उद्धव ने जीती, बल्कि स्ट्राइक रेट के मामले में बाजी शिंदे गुट ने मारी। इस नतीजे को दोनों शिवसेना अपनी अपनी जीत बता रही, लेकिन अब होनी है महाराष्ट्र में इन दोनों शिवसेना की असली परीक्षा। कौन है असली शिवसेना? दावे दोनों करते हैं। फाउंडेशन डे पर दोनों ने शक्ति प्रदर्शन के जरिए विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया। पहले डबल इंजन वाली पार्टी थी, फिर ट्रिपल इंजन वाली बन गई, फिर राज ठाकरे को साथ लिया तो 4 इंजन वाली बन गई, और भी इंजन जोड़ते हैं 5-6 इंजन वाली उनकी आघाड़ी महायुति है। चलने दो, लेकिन ये सभी इंजन को बंद करके महाविकास आघाड़ी आगे चली गई। किसी भी हालत में महाराष्ट्र के विधानसभा हम जीत लेंगे। ये शिवसेना प्रमुख की शिवसेना है जो उन्होंने निर्माण की थी और जिनकी विचारधारा लेके हम आगे जा रही हैं। जो शिवसेना प्रमुख चाहते थे वो काम हम कर रहे हैं, इसलिए हम मानते हैं कि सही मायने में हम शिवसेना प्रमुख को वंदन करने के लिए आज का दिन ये हम मनाते हैं। बाला साहब तो एक बहाना है, असली नेता तो शरद पवार साहब है, उनके राहुल गांधी है, इसलिए वो लोग नहीं रहे। बाला साहब इनको गाली देते थे और ये उनको पूछते हैं, ये फर्क है उनमें और हम में। दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं। मुंबई में 2 शिवसेना इस वर्षगांठ को मना रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दोनों अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही हैं इस वर्षगांठ पर। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, ये सायन इलाके में, आप देखिए ये सन्मुखानंद हॉल है और यहाँ पर भव्य तैयारी की गई है उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से। तस्वीरें दिखाऊं कि कितनी भव्य तैयारियां यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों का आना यहाँ अभी से शुरू हो गया है और पूरा यहाँ पर देखिए कि किस तरह से तैयारियां पूरी हो गई हैं। 2 शिवसेनाएं हो गई हैं, लेकिन आप लोग जो है क्या मानते हैं? हम असली शिवसेना के पास ही आए हैं और यही असली शिवसेना है। उद्धव हो या शिंदे, दोनों का लक्ष्य विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में फाइनल फैसला होगा कि आखिर महाराष्ट्र की जनता के लिए कौन है असली शिवसेना। शिंदे की शिवसेना वर्ली डोम में शिवसेना पार्टी की सालगिरह मना रही है। इस स्थापना दिन के अवसर पर शिंदे वर्ली के डोम में बड़ी धूमधाम से अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। जीते हुए सांसदों का सम्मान पूर्वक कार्यक्रम भी यही होगा। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का स्थापना दिन सन्मुखानंद हॉल में करेंगे।
इस पार्टी के अवसर पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, कई विधायक, जीते हुए नए सांसद और कार्यकर्ताओं को भी न्योता दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा पर नजर डालें तो विधानसभा में 288 सीट है। सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गुट के पास 38 विधायक, जबकि उद्धव गुट के पाले में 16 विधायक हैं। उद्धव गुट एक बार फिर अपने खोए जनाधार को विधानसभा में वापस लाना चाहता है, तो शिंदे गुट के लिए भी 2024 विधानसभा चुनाव आर या पार वाला है। शिवसेना के फाउंडेशन डे के जरिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। अब देखना है कि अपने को असली शिवसेना बताने वाले इन दोनों दलों में से किसको जनता विधानसभा चुनाव में असली मानती है, किसको नकली। और आइए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे साथ मुंबई से वैभव परब जुड़ गए हैं, जो सत्ताधारी शिवसेना के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और वैभव, जिस तरीके से स्थापना दिवस का मौका ये साबित करने के लिए और ये कोशिश की जा रही है दोनों ही दलों की तरफ से कि हम असली शिवसेना, आप जहां मौजूद हैं, ये शक्ति प्रदर्शन किस तरह से दिखाया जा रहा है? बिल्कुल पूरी धूमधाम से यहाँ पे है। एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे आने वाले विधानसभा के पहले बिगुल बजा रहे हैं, आगाज कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम ही असली शिवसेना है और हम ही आने वाले दिनों में फिर से एक बार सत्ता पे कायम रहेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते वक्त उद्धव ठाकरे को कुर्सी से नीचे उतारकर एकनाथ शिंदे कुर्सी पर बैठ गए और फिलहाल अभी एकनाथ शिंदे की सत्ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के वर्ली NSCI डोम में और आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि पूरा यहाँ पे लाइट ऑफ किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे और उसके बाद एकनाथ शिंदे यहाँ पे आके अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे विधायक एकनाथ शिंदे के साथ, जो उद्धव ठाकरे के साथ थे, अभी एकनाथ शिंदे के साथ आए हुए हैं। कई सारे सांसद लोग हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है। शिवसेना की जो महिला टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा और अजित पवार के साथ एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पहले ही साफ किया है कि हम यहाँ पे अकेले के बलबूते पर शिवसेना उद्धव ठाकरे यानी UBT वो 288 सीट लड़ने के लिए तैयार है। तो देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चिरिन, बिल्कुल देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन कैसे आने वाले समय में और जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें फायदा पहुंचाएगा। शुक्रिया आपका वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज 54 साल के हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जन्मदिन पर बहन प्रियंका के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट किया, केक भी काटा। राहुल को बधाई देने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने दफ्तर पहुंचकर संभाला मंत्रालय का पदभार। कामकाज शुरू करने से पहले दफ्तर में हुआ पूजा पाठ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आलाकमान की नेताओं को दो टूक। महाविकास आघाड़ी को रोकने के लिए एक व्यक्ति नहीं, मिलकर करे काम। लोकसभा चुनाव वाली गलती ना दोहराए पार्टी के नेता। नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पीएम मोदी की उंगली देखते नजर आए सीएम नीतीश कुमार। वीडियो हो रहा वायरल। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने करीमनगर लौटने पर धरती को किया नमन। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री बने हैं बंदी संजय कुमार। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल श्रीलंका जाएंगे। दूसरी बार विदेश मंत्री बनने के बाद जयशंकर का पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा होगा। उत्तर भारत में गर्मी कहर बरपा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं और इस पानी पर पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में पानी की क्या कहानी है, देखिए। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन दिल्ली पानी को तरस रही है। जनता परेशान है, बूंद बूंद के लिए लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। तो नेता जुबानी जंग लड़ रहे हैं। नेताओं के वार पलटवार आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की जनता का दर्द देखना जरूरी है। ये तस्वीरें दिल्ली के गीता कॉलोनी की हैं। यहाँ टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही। ऐसे ही ओखला इलाके के भी हाल है। ये दिल्ली के वो इलाके हैं जहाँ बड़ी आबादी रहती है, लेकिन पानी के लिए तरस रही है।
गर्मी में अपने और अपने परिवार के लिए पानी का इंतजाम करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही। अगर टैंकर खत्म हुआ तो फिर अगले टैंकर का इंतजार, और इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं। पानी की दिक्कत है, ही खरीद के लेना पड़ता है। जब पानी ने कभी एक आता, आधा रेड बसेरा डाल देता, आधा यहाँ आता, उसमें पूर्ति हो नहीं पाता, कीन के लेना ही पड़ता है पानी। कॉलोनी में एक भी टैंकर नहीं जाता, ना सप्लाई का पानी आता है। अरे बस ये 2-3 ही टैंकर आते हैं यहाँ पे। अगर किसी को 1 टंकी मिला, किसी को 2 टंकी मिला, बस बहुत परेशानी है। क्या करें, पूरा दिन पानी में चला जाता है। अब बच्चे काम पर कब जाएंगे। लोग परेशान हैं, तो इसके साथ सड़क पर सियासी कोहराम भी मचा है। बीजेपी पूरी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। दिल्ली के सभी वार्ड्स में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर समय रहते केजरीवाल सरकार एक्टिव हुई होती तो दिल्ली को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना नहीं पड़ता। दिल्ली की सरकार बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं भ्रष्ट प्रशासन के कारण, दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने एक सफेद हाथी बना के रख दिया है और दोषारोपण करने इनका काम है, लेकिन इनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। हरियाणा ने कल भी सरप्लस पानी दिया है, लेकिन दिल्ली में पानी की कालाबाजारी और पानी बेचने का जो धंधा आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने 1 दशक से झूठा वादा कर रखा है पाइपलाइन डलवाने का, यहाँ पानी पहुँचाने का, लेकिन 1 दशक से केजरीवाल सरकार दिल्ली में सत्ता तो जरूर भोग रही है, लेकिन जनता जनार्दन के लिए कोई काम नहीं कर रही, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस समस्या के स्थायी समाधान को निकालने की चेष्टा क्यों नहीं की। इससे बड़ा साफ स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार की कोई दिलचस्पी कोई भी समस्या का हल निकालने में नहीं है। वो आरोप लगाना जानते हैं, आरोप की राजनीति कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली की जनता अगर प्यासी मर रही है तो मरने दें। उनको अपनी टैंकर माफिया के साथ दोस्ती निभानी है। दिल्ली में विपक्ष में बैठी बीजेपी सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतर आई तो सरकार भी धरना देने की तैयारी में है। जल मंत्री आतिशी के निशाने पर पड़ोसी राज्य हरियाणा है, जहां बीजेपी की सरकार है। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं, लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। इधर दिल्ली सरकार हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप लगा रही है तो हरियाणा में भी सियासत तूफान पर है। मैं ये कह रहा हूँ कि नायब सिंह सैनी को ये कहना चाहिए कि जब तक SYL का पानी हमें नहीं मिलेगा, हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे। हर साल तय समय पर गर्मी पड़ती है, हर साल पानी की किल्लत होती है, हर साल ऐसे ही प्रदर्शन होते हैं, हर साल पानी की कमी के लिए दूसरे राज्यों पर पानी रोकने का आरोप लगता है। ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, लेकिन असल में दिल्ली की ही यही कहानी है। तो दिल्ली पानी के लिए परेशान है। हमारे साथ अंकित गुप्ता दिल्ली से जुड़ गए हैं पानी पर पॉलिटिक्स के बारे में बताने के लिए। अंकित काफी देर से धूप में खड़े हुए हैं। अंकित, बाकी राजनीति की खबर हम बता रहे थे, इसीलिए आप तक आने में देर हो गई, लेकिन ये बताइए कि पानी की समस्या का समाधान नजर आ रहा है क्या? जी नहीं शिरीन, फिलहाल जो है पानी की समस्या का भी समाधान नज़र नहीं आ रहा है और आपने गर्मी का भी जिक्र कर दिया तो गर्मी का भी जो निदान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी तापमान जो है 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन हम बात करें क्योंकि पानी की समस्या की, तो पानी की समस्या का हाल ये है कि पिछले 1 दशक की नहीं, उससे ज़्यादा की भी अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में हर साल गर्मी के मौसम में इस तरीके के हालात बनते हैं। सरकार पहले कांग्रेस की थी, उसके बाद में जो है फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते रहते हैं, मटके फोड़े जाते हैं सड़कों पर आकर के, लेकिन उससे जो जनता की समस्याएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां पर अभी आतिशी का एक बयान आया था कि हिमाचल सरकार पानी देने को तैयार है, हरियाणा छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो हिमाचल सरकार ने कहा कि हम जितना पानी देते हैं उतना ही पानी देंगे, उसके अतिरिक्त नहीं। हरियाणा ने कहा कि हमारे पास में लिमिटेड पानी है, जितना हम दे सकते
सकते हैं दिल्ली को उतना दिया जा रहा है। तो सबके आरोप प्रत्यारोप दावे तो अपनी जगह हैं, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली की हकीकत यह है कि दिल्ली के कई इलाके, फिर चाहे वो लुटेन दिल्ली हो या फिर झुग्गी झोपड़ी का इलाका, हर जगह पानी के लिए त्राहिमाम है। लोगों के पास में 5-5 दिनों में 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटा पानी आ रहा है। ऐसे गर्मी के मौसम में जहां पर पारा जो है 45-46 डिग्री तक पहुंच रहा है, आप खुद सोचिए कि एक पूरे परिवार के लिए दिन भर में आधा घंटा पानी वो जो है उसके लिए एक तरीके से उचित नहीं है, या फिर उसके लिए जो जितनी ज़रूरत है उससे काफ़ी कम है। और इसी को लेकर के दिल्ली के लोग परेशान हैं, लेकिन राजनेता कर रहे हैं तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। जी जाहिर है, क्योंकि परेशानी का हल कैसे निकलेगा इससे ज्यादा इस पर राजनीति होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में पानी की किल्लत और इसके इतर गर्मी से भी बुरा हाल है। अस्पतालों में बीमार लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में लोगों की जान भी जा रही है और इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक मीटिंग बुलाई है और केंद्रीय अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया है। नड्डा ने अस्पतालों में हीट वेव यूनिट शुरू करने का आदेश दिया है। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि इलाज की बेहतर तैयारियां रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार चलते हैं। यहां बीजेपी के नेता और मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया है। इस बयान पर विपक्षी तो निशाना साध ही रहे हैं, अपनों का भी साथ नहीं मिल रहा है। असल में गोली की बोली वाली बात नीतीश कुमार की सियासत को सूट नहीं करती, लेकिन जोश जोश में बीजेपी के नेता बोल गए और अब विवाद खड़ा हो गया। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा। अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे दे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। दिलीप जायसवाल फरवरी में पहली बार मंत्री बने और दावा कर रहे हैं कि सरकार ने अपराधियों को सीधे गोली से निपटाने का फैसला लिया है, लेकिन बीजेपी के मंत्री को सहयोगी जेडीयू ही आईना दिखा रही है। बिहार का कार्य अनुभव है अपना कि हमने स्पीडी ट्रायल जब चलाया तो बड़े बड़े अपराधी और गुंडे और लंपट जेल में अब तक कराह रहे हैं। इसलिए कानून का राज का मतलब सीधा होता है कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए पूरा ऐसा कानूनी इंजेक्शन दीजिए कि जनता बोले वाह और जिसको इंजेक्शन लगे वो बोले आह। कैबिनेट की बात कर रहे हैं मंत्री दिलीप जायसवाल, ऐसा कोई कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया? मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, न मैंने मीडिया में देखा है। जेडीयू ने साथ नहीं दिया तो पटना में बैठे बीजेपी के दूसरे मंत्रियों ने भी कन्नी काट ली और कह दिया कि जोश जोश में दिलीप जायसवाल बहुत कुछ कह गए। ये बोलने का तात्पर्य था कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार काम करेगी और जो भी अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। शब्दों का प्रयोग भले ही उन्होंने अलग जोश में किया हो, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यही है। तो कैबिनेट में भी लाया गया है और नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है। नहीं, क्या है, एसआईटी के गठन को कैबिनेट में मोहर लगाई गई है, तो यही बात तो उन्होंने कहा है। अब मंत्री ने बोला है तो भला विपक्ष क्यों पीछे रहे? तो आरजेडी ने कह दिया कि मंत्री को कुछ ज्ञान ही नहीं। देखते ही गोली मार देने का इस देश में कानून तब तक नहीं है जब तक कोर्ट की इजाजत नहीं होती। नए नए मंत्री बन रहे हैं, पता नहीं मंत्री का क्या कर्तव्य है, जानकारी नहीं है, अधकचड़े लोग हैं। भाजपा के अंदर में जितना मंत्री है रूरल अफेयर्स सिक्योरिटी बिजनेस की जानकारी होगा तब ना। मंत्री दिलीप जायसवाल बिहार के सीमांचल इलाके से आते हैं। यहीं पूर्णिया की रुपौली सीट पर 10 जुलाई को विधानसभा का उपचुनाव होना है। जेडीयू उम्मीदवार के नामांकन में बीजेपी नेता ने ये बयान दिया। इसी सीट पर बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी और पूर्व मंत्री बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार है। पुलिस हत्या के केस में मंडल और उनके बेटे को खोज रही है। और आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर थे। सुबह सुबह उन्होंने देश को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का तोहफा दिया। 1600 साल बाद एक बार फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का शुभारंभ किया गया है। ये यूनिवर्सिटी कई मायनों में खास है और खासियत है क्या इसकी, इस रिपोर्ट में देखिए। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है।
नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा विश्वविद्यालय अब अतीत नहीं बल्कि भविष्य है। करीब 1600 साल बाद एक बार फिर ज्ञान के केंद्र का उद्घाटन हुआ है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। ईस्वी में जिस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, वो अब खंडहर बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उस खंडहर को करीब से देख रहे थे। करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी महिला गाइड से इन खंडहरों के इतिहास के बारे में जानकारी लेते रहे। साल 1199 में बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के इस पावन केंद्र को जला दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की सत्ता में आए, तब साल 2014 में 15 छात्रों के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हुई और विश्वविद्यालय के नए कैंपस का निर्माण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने इसी कैंपस का उद्घाटन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार राजगीर पधारे। 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप आ गए। ये सबसे पौराणिक जगह है राजगीर, आज का थोड़ी है। दुनिया का सबसे पहला जगह है राजगीर। यहाँ पीएम मोदी ने पौधा भी लगाया और दुनिया भर के देशों से आए प्रतिनिधियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। 455 एकड़ जमीन पर राजगीर में ये विश्वविद्यालय का नया कैंपस बना है। फिलहाल यहाँ 17 देशों के 400 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। ये कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, यानी कार्बन समेत कोई भी नुकसानदायक केमिकल बाहर नहीं जाएगा। साधारण भाषा में समझे तो यहाँ प्रदूषण की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। यूनिवर्सिटी की इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गर्मी में ठंडा और जाड़े में गर्म रहेगा। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर 2 दिन से विवाद हो रहा है और अब देवेश चंद्र ठाकुर बैकफुट पर दिख रहे हैं। आज उन्होंने सीतामढ़ी में कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने सिर्फ अपनी निजी भावना जाहिर की थी। को बहुत दूसरी तरह से प्रचारित करके ये बताया गया कि ये बातें जो है ये जातिवादी बातें हैं या धर्मनिरपेक्ष बात नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे किसी दूसरे पार्टी से
धर्मनिरपेक्षता की लेने की सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं। मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हूं और इसलिए हूं, तभी मैं उम्मीद करता था कि हाँ मुझे जरा इन लोगों के भी ज्यादा समर्थन मिलेंगे। नहीं मिलने पर मैं दुखी हूं, मैंने अपना दुख व्यक्त किया।